सो टिल नाउ हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एसी करंट के बारे में। और एसी सर्किट में हमने देखा कि अगर अकेला रेजिस्टेंस लगा हो, अगर हम अकेला रेजिस्टर लगा दें तो क्या होता है, करंट और ईएमएफ का फेज जो होता है वो सेम होता है। अगर हम रेजिस्टर की जगह अकेला इंडक्टर लगा दें तो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, तो एक तरह से मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में बता देता हूँ। एक टेबल बना देते हैं जिससे हमें थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ रहा है। वी विल फॉर्म अ टेबल। तो उससे हमें थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो फॉर्मूला एंड देन रेजिस्टेंस एंड देन रिजल्ट। सो फर्स्ट वी हैव हियर वी हैव डिवाइस। कौन सा डिवाइस हमने पढ़ा, उसका सिंबल क्या यूज करते हैं हम, फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, वो डिवाइस कितनी रेजिस्टेंस का है देख के आनी है। और रिजल्ट क्या है। अर्नब अपना म्यूट करो बेटा। सो डिवाइस इज, फर्स्ट डिवाइस वाज रजिस्टर। अगर हम एसी सर्किट में रजिस्टर को लगा देते हैं तो रजिस्टर का सिंबल होता है ये। और इसका फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, हमने ओम्स लॉ यूज किया, V इज इक्वल टू आई आर, और वी कैन से EMF इज इक्वल टू आई आर, E इज इक्वल टू आई आर। और ये रेजिस्टेंस कितनी दे रहा था, R। और यहाँ पर हमने देखा जो EMF और करंट है वो दोनों आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में थे। तो पहली फाइंडिंग हमारी ये थी, तो इट वाज आवर फर्स्ट फाइंडिंग। उसके बाद हमने देखा एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर मतलब एक कॉइल उसमें लगी हुई है, तो उसका हमने सिंबल होता है ये। तो ये इंडक्टर का सिंबल है हैविंग अ इंडक्टेंस एल। तो इधर हमने ईएमएफ का फॉर्मूला यूज किया, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो इंडक्टर में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है, वो होती है एल डी आई बाई डी टी। और ये इंडक्टर कितनी रेजिस्टेंस देता था, तो इसको बोला जाता था इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम क्या दिया गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वो हमने निकाली इक्वल टू ओमेगा एल। और यहाँ पर हमने देखा जो करंट है दैट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। तो इंडक्टर में जो ईएमएफ से हमारा करंट जो है वो लैग करता है बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। इसके बाद हमने एक और थर्ड जो हमने देखा वो था हमारा सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। तो हम थोड़ा टेबल को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज आवर एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। तो हमने ये फाइंड किया जब एक एसी सर्किट एक कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का सिंबल है ये हैविंग अ कैपेसिटेंस C। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, Q इज इक्वल टू सी वी और Q इज इक्वल टू सी इंटू ई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF की है सिमिलर, तो इसलिए यहाँ पे यूज किया गया चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू EMF। और यहाँ पर हमने देखा जो ये कैपेसिटर होता है वो कितनी रेजिस्टेंस देता है टू द फ्लो ऑफ करंट इज XC, दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दिया गया। और इस केस में हमने देखा current leads E by a phase of 90 डिग्री। तो करंट ईएमएफ को लीड करता है, मतलब करंट का फेज जो है वो ईएमएफ से ज्यादा होता है बाय 90 डिग्री। तो ये था ऐसे सर्किट जिनके अंदर अकेला रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा। नाउ वी विल कंबाइन ऑल दीज थ्री इन अ सिंगल एसी सर्किट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट containing
AC circuit containing resistance, AC circuit containing resistance, inductance and capacitance. AC circuit containing resistance, inductance and capacitance, and it is known as RLC circuit. इसको क्या नाम दे दिया जाता है? RLC सर्किट। एक ऐसा एसी सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगी होती है, उसको RLC सर्किट नाम दे दिया जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ सर्किट बना देते हैं। तो सपोज दिस इज द सर्किट। तो हमने क्या लगाना है? हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी, उसके बाद हमने एक इंडक्टर लगा दिया और फिर इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगा दिया। ये और ये सर्किट हमने क्या किया? हमने टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ज्वाइन कर दिया। ये तो ये हमारा सर्किट बन गया। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। तो ये हमारा सर्किट बन गया। तो ये रहा हमारा रेजिस्टर R, ये है हमारा इंडक्टर L और ये है हमारा कैपेसिटर C। नाउ व्हेन वी ज्वाइन दीज थ्री इन एन AC सर्किट, तो अभी क्या होता है, यहाँ पे अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो यहाँ पर क्या होगा? इन तीनों के अक्रॉस जो ईएमएफ है वो डिफरेंट होगी। तो मैं रेजिस्टर के अक्रॉस ईएमएफ देख लेता हूँ, फिर इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ की बात कर लेते हैं और फिर कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ को EC, इंडक्टर के अक्रॉस EL और रेजिस्टर के अक्रॉस ER मान लिया जाता है। ओके, तो हमने रेजिस्टर के केस में देखा, रेजिस्टर के केस में क्या था? E और I सेम फेज में है। तो यहाँ पर हम एक फेज भी दिखा देते हैं। अगर I और E दोनों सेम फेज में है, I एंड ER आर इन सेम फेज, यहाँ पर क्या होगा? देखो, जब सीरीज में लगेंगे तो करंट तो तीनों में सेम ही होगा। तो सीरीज में करंट सेम गुजरता है तीनों में से। तो अगेन अगर करंट का फेज ये है आई का फेज तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। उस केस में यहाँ पे जो EL है, तो EL क्या होगा इसका? इसका EL L के केस में क्या होता है बेटा? L के केस में I लैग बिहाइंड E, मतलब E जो होता है वो आगे होता है। तो E का फेज हो जाएगा ये रहा EL का फेज। और वहीं पे अगर I फिर से कैपेसिटर में सेम गुजरेगा तो उस टाइम पे हमारे पास EC कितना हो जाएगा? टुवर्ड डाउन। तो EC का ये हो जाएगा। तो इधर क्या होगा? ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। फर्क ये है, इंडक्टर में E लीड करता है I को और कैपेसिटर में E लैग करता है। या हम कह सकते हैं करंट लैग करता है इंडक्टर में EMF से 90 डिग्री पे, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है EMF को बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। सो नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग आवर एक्सप्रेशन। तो अब इसको स्टडी करते हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमारे पास क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू IR। तो ER that is the EMF across the resistor is equal to I naught into R। और वहीं पर and across L, ये रेजिस्टर के अक्रॉस हो गया। अगर अक्रॉस L लेना चाहूँ तो मैं क्या होगा? EL इज इक्वल टू IL, सॉरी I naught, क्योंकि सभी में सेम ही करंट जा रहा है, इनटू XL। क्योंकि अब इस केस में जो रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टर कितनी रेजिस्टेंस देता है, उसको नाम क्या दिया हमने? उसको नाम दिया XL, जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस है। तो हमें पता है B इज इक्वल टू IR रेजिस्टेंस होती है, तो इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस XL होती है। एंड अक्रॉस C, EC इज इक्वल टू I नॉट इंटू XC। तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ गई, EMF अक्रॉस रेजिस्टेंस, EMF अक्रॉस इंडक्टर एंड EMF अक्रॉस कैपेसिटर।
नाउ वी विल ऑल्सो ड्रॉ ए फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे हम एक फेजर डायग्राम भी बना लेते हैं, या हम इधर एक बार ऐसा करते हैं, अगले पेज पे हम फेजर डायग्राम बनाते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। तो वी विल ड्रॉ ए फेजर डायग्राम एज वेल। तो अभी हम एक फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसको स्टडी करने के लिए हम एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। नाउ कंसीडर दैट द करंट इज इन अ फेज ऑफ दिस। मान लो कि करंट इस फेज में है, ये रहा आई, ठीक है जी। तो ये रहा एक्स, ये रहा ओ। तो रजिस्टर के अक्रॉस करंट का फेज तीनों में सेम ही रहेगा बेटा, क्योंकि तीनों में से करंट कितना गुजरेगा, आई नॉट। तीनों में से बराबर करंट गुजरेगा, सीरीज में है, और करंट जब गुजरेगा तो सेम फेज नहीं होगा सब में से गुजरता हुआ। तो अल्टीमेटली अगर आई नॉट इधर है, तो अगर मैं रजिस्टर की बात करूं, तो रजिस्टर में ईएमएफ किधर होगी, रजिस्टर में ईएमएफ किधर होगी बेटा, रजिस्टर में, क्योंकि ईएमएफ और आई नोट का फेज सेम होता है। ये रहा ई आर और आई नोट का फेज सेम है, तो ई आर का फेज और आई नोट का फेज बिल्कुल सेम होगा। दैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय ओ ए। इसको ई आर को इधर लिख देते हैं और इधर नाम दे देते हैं ओ ए। इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, और ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द फेज ऑफ द ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर। तो ये रजिस्टर की ईएमएफ को शो कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर की ईएमएफ अब 90 पे होगी आई से। तो ये रहा आई, तो इंडक्टर की ईएमएफ कहाँ हो जाएगी, ये इट इज डिनोटेड बाय ओ बी, और ये क्या हो गई, ई एल। ये है हमारी ई एल। तो ये है हमारी ई एल। और वहीं पे क्योंकि वो 90 आगे होगी, और वहीं पे अगर कैपेसिटर की बात की जाए, तो कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ जो होती है वो करंट से 90 पीछे होती है। तो करंट ये रहा ओ एक्स एक्सिस पे, तो 90 पीछे ये रही, वो ये रही ई सी, ये। तो यहाँ पर हो गया ये ओ वाई एक्सिस, ये वाली पूरी एक्सिस ले लो, ये ओ वाई एक्सिस है, ये ओ वाई डैश। तो हमारे पास ई आर ओ ए से, ई एल ओ बी से, और ई सी ओ सी से डिनोट कर दी गई। ओके, सो नाउ वी विल राइट एज voltage across capacitor as voltage across capacitor lags behind AC by 90 degree, it is represented by OC. It is represented by OC, and voltage across L and C have a phase difference of 180 डिग्री। क्यों, ई एल देखो, ई एल की डायरेक्शन ओ बी है और ई सी की डायरेक्शन ओ सी है, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री का। तो दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ओके, सो द रिएक्टिव वोल्टेज विल बी, तो रिएक्टिव वोल्टेज विल बी द डिफरेंस ऑफ बोथ ई एल माइनस ई सी। यहाँ पे ये मान लिया गया कि ई एल ई सी से बड़ी है, एज्यूमिंग ई एल इज ग्रेटर देन ई सी। हो सकता है ई सी बड़ी हो ई एल से, तो आपको अगर सिंपल एक्सप्रेशन आए तो आपने एक एज्यूम कर लेना है ई एल इज ग्रेटर देन ई सी। अगर आपको दिया होगी ई सी इज ग्रेटर देन ई एल, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ई सी माइनस ई एल कर दोगे बस, अगर उसको बढ़ा दिया गया। तो वी हैव एज्यूम दैट the voltage across inductance is more than the voltage across capacitance. Okay, so this we have assumed. Okay, so now EL minus EC is shown by OB dash। तो यहाँ पे क्या होगा, EL में से EC माइनस कर दो, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा इधर OB डैश, क्लियर। और ये क्या चीज है, ये है EL
माइनस ई सी। तो ये ओ बी डैश को ई एल माइनस ई सी से डिनोट कर दिया। ओके, तो इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ थोड़ा करके। तो ये ओ बी डैश क्या है, ये इधर लिख देता हूँ मैं। ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश है द डिफरेंस बिटवीन ई एल एंड ई सी। तो ई एल माइनस ई सी कर दिया, हमारे पास ओ बी डैश आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मतलब ई एल और ई सी का रिजल्टेंट आ गया ओ बी डैश, और अब हम ओ बी डैश और ओ ए का रिजल्टेंट निकालते हैं ताकि तीनों की रिजल्टेंट ई एम एफ हमारे पास आ जाए। ठीक है, नाउ द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ओ बी डैश इज द डायगोनल ओके। ये ओके कहाँ है, ये देखो। अब हमने क्या किया, इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी ऐसे, और इधर से एक वर्टिकल लाइन खींच दी ऐसे। तो ये जो हमारे पास ये दो वेक्टर है हमारे पास, ओ बी डैश और ओ ए डैश। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर हमें क्या कहता है कि भाई अगर दो वेक्टर्स दो एडजेसेंट साइड जो पैरेललोग्राम शो कर सकें, तो ये अगर ये है तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज इज डन बाय द बोथ वेक्टर इज द रिजल्टेंट। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया। तो इसका मतलब इन तीनों ईएमएफ का रिजल्टेंट ये आ गया, तीनों। ओके, तो द डायगोनल ओके, हेंस वेक्टर सम ऑफ वेक्टर सम किस चीज का कर दिया हमने, ई आर का, ई एल का और ई सी का, तीनों ईएमएफ का वेक्टर सम किया, एंड इज वेक्टर सम ऑफ ई एल ई आर ई सी इज फेजर ई नॉट। तो ये ई नॉट आ गया, रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं, ओके से, मेकिंग एन एंगल, और ये रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल फाई विद करंट फेजर। तो देखो करंट का फेज क्या था, देखो ओ एक्स की तरफ था, तो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बन गया, फाइव। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने करंट पास कराया एक ऐसे सर्किट में से जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस तीनों लगी हुई थी, और तीनों की ईएमएफ का जब हमने रिजल्टेंट लिया, वेक्टर सम करके रिजल्टेंट लिया, तो वो ओके आ गया। तो इसका मतलब तीनों की ईएमएफ का रिजल्टेंट ओके से डिनोट किया जाता है। करंट ओ एक्स की तरफ है, तो इसका मतलब करंट फेजर और रिजल्टेंट ईएमएफ फेजर में एंगल कितना है, फाइव। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब करंट और ईएमएफ में फेज डिफरेंस कितना हो गया, फाइव। तो जैसे कि रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितना होता था, जीरो, इंडक्टर के केस में फेज डिफरेंस कितना होता था, 90, जिसमें करंट लैग करता था ईएमएफ से। और यहाँ पर कैपेसिटर के केस में क्या होता था, करंट लीड करता था ईएमएफ से। यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमारे पास ई एल ई सी से बड़ी है, तो हमारा करंट फिर लैग करेगा ईएमएफ से बाय फेज ऑफ फाइव। और अगर ई सी ई एल से बड़ी हो जाती है, तो आपका करंट लीड करेगा ईएमएफ से बाय एन एंगल फाइव। तो ये आपने अभी एज्यूम किया, दिस इज एजम्पशन। तो अगर आपके पास गिवन क्वेश्चन में ईसी को बड़ा कहा जाता है ईएल से, तो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ईएमएफ करंट फेज से पीछे होएगी, मतलब करंट विल लीड। लेकिन अगर ईएल ईसी से बड़ा होगा, तो करंट लैग करेगा ईएमएफ से, और वो उसमें फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाइव। तो हम इसमें निकाल लेते हैं। सो ओके, अगर मैंने ओके की वैल्यू निकालनी है, ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो ओके का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए के का स्क्वायर। ए के क्या है, ओ बी के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का स्क्वायर। ये देखो ओके का स्क्वायर, ये रही हमारी हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल ओ ए के में। देखो तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ए के ओ बी डैश के इक्वल है, तो हमने ओ बी डैश पुट कर दिया। इट एम्प्लाइज ओके किससे इक्वल आ गया, ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर, क्योंकि ओ बी डैश किससे इक्वल है, ओ बी डैश ई एल माइनस ई सी के इक्वल है, और ये ई आर के इक्वल है। तो हमारे पास ये चीज आ गई। और
ओ के क्या दे दिया हमें, ओ के की वैल्यू क्या है ई नॉट। तो here we get E naught is equal to under root of ER square plus EL minus EC का स्क्वायर। तो इधर वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये रही ER की वैल्यू, EL की और EC की, तो ये पुट कर देते हैं हम इधर। तो हमारे पास E नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, हम इसको पुट कर देते हैं E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I नॉट R का स्क्वायर प्लस I नॉट XL माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर। इधर से I नॉट बाहर निकाल लेते हैं, I नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर भी I नॉट स्क्वायर आ गया, बाहर आके क्या हो जाएगा, I नॉट बाहर आ जाएगा, I नॉट स्क्वायर का अंडर रूट I नॉट रह जाएगा, अंदर क्या रहेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये I नॉट मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, इट इम्प्लाइज A नॉट बाय I नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का। ये E नॉट बाय I नॉट क्या है, E नॉट क्या है मैक्सिमम EMF इन दिस सर्किट, और I नॉट क्या है मैक्सिमम करंट, एंड इट इज द टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एंड इट इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू Z अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इसको डिनोट कर दिया गया Z से, वेयर जहां पर Z क्या है, वेयर Z is the total effective resistance, where Z is the total effective resistance of RLC circuit is known as, या is called as impedance of the circuit, impedance of सर्किट। तो इसको नाम क्या दिया गया, इम्पीडेंस। तो अल्टीमेटली ये Z जो है ये इम्पीडेंस है। ओके, सो इट इज क्लियर from figure that in AC circuit containing RLC, that is resistance, inductor and capacitance, the voltage leads the current by a phase of phi, where, अब ये हम phi भी निकाल सकते हैं, where phi, ये रहा हमारा phi। तो अगर मैं इधर से इस ट्राइंगल में ही, अगर मैं इस ट्राइंगल में tan phi की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, tan phi देखो बेटा, tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AK अपॉन OA, और AK किससे इक्वल है, OB डैश। तो इसका मतलब हमारे पास tan phi क्या आ गया, वेयर tan phi इज इक्वल टू OB डैश OA आ गया था, और OB डैश की वैल्यू क्या है, EL माइनस EC बटा ER, और अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाता है, I नॉट XL माइनस I नॉट XC बटा I नॉट इंटू R। I नॉट कॉमन निकल के तीनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब, और वी कैन से tan phi क्या आ जाएगा, tan phi आ जाएगा XL माइनस XC बटा R। तो ये tan phi की वैल्यू हमारे पास। So this was the case of an AC circuit containing resistance, inductance and capacitance, या इसको RLC, LCR कोई भी सर्किट बोल दिया जाता है बेटा, कई बार इसको LCR सर्किट भी कह देते हैं, मतलब वही है, तीनों लगे। LCR सर्किट भी हो सकता है, ये RLC सर्किट भी हो सकता है, CLR भी कह दो, लेकिन RLC या LCR सर्किट मोस्ट कॉमनली यही बोला जाता है, या तो RLC या LCR सर्किट।
Okay, so now our next topic is impedance triangle. It is an important topic. RLC सर्किट भी इंपॉर्टेंट है और ये इम्पीडेंस ट्राइंगल भी. तो इम्पीडेंस ट्राइंगल, व्हाट इज एन इम्पीडेंस ट्राइंगल? तो इम्पीडेंस ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इट इज अ राइट एंगल triangle whose base is R, that is resistance, and perpendicular is XL minus XC. Then hypotenuse is Z. That is impedance of the AC circuit. ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये. तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे. इट इज राइट एंगल ट्राइंगल where its base is resistance R, its perpendicular is XL minus XC, and its hypotenuse is Z. तो O A K, इसको हम ले लेते हैं. O A K, तो ये हमने वहां पे इस तरह से बनाया हुआ है. ये रहा हमारी ट्राइंगल. तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रही है. तो ये हमारा Z आया, ये रहा Z. ठीक है ना. तो अगर ऐसे दिखाना चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस तरह की ट्रायंगल बना लो, चाहे इसको दूसरी तरह से दिखा दो कि ये परपेंडिकुलर इस तरफ ले आओ और ऐसे ले आओ, तो बिल्कुल सिमिलर सी बन जाएगी. तो ये है हमारी ट्रायंगल जहां पर परपेंडिकुलर एक्सल माइनस एक्सी होता है, बेस हमारा रेजिस्टेंस होती है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होता है? Z. ओके, फ्रॉम हियर व्हाट वी सी दैट द हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? सिमिलर चीज आएगी. Z स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. एंड SI यूनिट्स ऑफ impedance is ओम. क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सारी रेजिस्टेंसेज है, इनका स्क्वायर का अंडर रूट हो रहा है, तो इसका इंपीडेंस के यूनिट्स भी क्या होते हैं? ओम. तो इंपीडेंस के यूनिट्स हो गए ओम. तो एंड इंपीडेंस ट्राइंगल तो इंपीडेंस ट्राइंगल cos फाई, यहाँ पर cos फाई निकालो तो ये वाला एंगल कितना था? ये एंगल था फाई. ठीक है ना. तो यही एंगल था फाई, क्योंकि ये हमारे पास इफेक्टिव जो हमारे पास ई नोट आई थी और इधर आई था ओ से, तो इसका एंगल था, तो ये फाई था. तो अल्टीमेटली हमारे पास cos फाई यहाँ पे क्या होता है? cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज R अपॉन Z, और इट इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. एंड इट इज नोन एज पावर फैक्टर. पावर फैक्टर ऑफ सर्किट. तो cos फाई को पावर फैक्टर ऑफ सर्किट कहा जाता है. जब हम आगे बात करेंगे इसी चैप्टर के आगे कुछ टॉपिक्स में, तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको पावर फैक्टर. तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में आपने cos फाई निकालना है, तो cos फाई आपको पावर फैक्टर के बारे में बताता है. और यहाँ पे इम्पीडेंस जो है वो है हमारे पास Z से डिनोट की जाती है, और वो इक्वल है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस. तो यहाँ पर कुछ और बातें जैसे हमने पहले की थी, रेजिस्टेंस की ऑपोजिट क्या था? कंडक्टेंस. रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी. ऐसे ही रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, रेसिप्रोकल ऑफ
impedance is called as admittance, and reciprocal of resistance is called susceptance. तो ये susceptance कहलाती है. ओके, एंड बोथ हैव यूनिट्स, both susceptance and admittance आर मेजर्ड इन. तो क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं उसके, तो वो क्या थी, वो रेजिस्टेंसेस थी. तो ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस का इनवर्स होगा. तो अगर उनके यूनिट्स ओम थे तो इनके यूनिट्स होंगे ओम इनवर्स. ओके, आर मेजर्ड इन ओम इनवर्स और मो और सीमन. तो ये इनके यूनिट्स. तो एडमिटेंस या ससेप्टेंस के यूनिट्स हैं ओम इनवर्स, मो या सीमन. तो दिस वाज द अबाउट द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. तो तीनों अगर लगे. नाउ अभी क्या करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, एक एक करके हम क्या करेंगे, एक चीज को हटा देते हैं. जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगी हो, कैपेसिटर ना लगाओ. तो अभी एसी सर्किट containing AC circuit containing resistance and inductance. तो दो लगी हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगी है, कैपेसिटेंस नहीं लगा. तो हमारे पास सर्किट बना लेते हैं हम. तो ये हमारा सर्किट बन गया. ये एसी सप्लाई के साथ लगा दिया. तो ये आर है, ये एल है. इसके अक्रॉस अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ये ई आर आ गया और ये ई एल आ गया. ओके, यहाँ पर अगर करंट की बात करें, करंट और ई आर का फेज सेम है. यहाँ पर अगर बात करें करंट लीड, सॉरी लैग्स बाय ईएमएफ बाय एन फेज ऑफ 90 डिग्री. ओके, सो प्रोसीडिंग एज अ प्रीवियस टॉपिक. तो पिछले में देख लो सेम चीज है, सब सेम है. सिर्फ फर्क क्या पड़ा हमें, हमारे पास यहाँ पर अब जैसे ईसी गायब हो गया. तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आई थी, आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी था, क्योंकि यहाँ पे अब एक्सी तो है ही नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर तो है ही नहीं. तो कैपेसिटर नहीं है तो उसकी रेजिस्टेंस भी नहीं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट प्रोसीडिंग एज प्रीवियस आर्टिकल. अगर आपने एग्जाम में पहली बार आएगा तो आपको इसी तरह से फॉलो करना है बेटा. ऐसे नहीं, प्रोसीडिंग नहीं लिखना आपने, ऐसे बना करके अपना जो हमने डायग्राम बनाई है, फिर आपको इधर लिखना पड़ेगा कि हाँ भी ये रहा हमारा करंट ई आर और ये रहा ई एल. बस इसी की बात ना करना उससे. तो ई एल और ई आर का आप क्या करोगे, आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे. तो उसमें आप ऐसा नहीं लिख सकते प्रोसीडिंग एज प्रीवियस आर्टिकल, क्योंकि हमने पीछे निकाल दिया है, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ. तो आप बिल्कुल वैसा ही लिखोगे कि भाई आप फेज बनाओगे, ये रहा फेजर डायग्राम. अगर करंट इधर है तो ई आर इधर होगा और हमारा जो ई एल है वो इधर होगा. तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो ये आ जाएगा ई नॉट और इनका फेज हो जाएगा फाई. तो इस तरह से. तो इधर से अगर हम इम्पिडेंस निकालें इसकी, तो क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर था. नाउ वी विल निगलेक्ट एक्स. तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट. तो ये आ गया हमारे पास इम्पिडेंस ऑफ अ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर tan फाई, अगर फिर से वही चीज बना देते हैं हम, फेज बना देते हैं, ये रहा फेजर डायग्राम बना देते हैं हम. ये रहा फेजर डायग्राम. तो इधर से हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर ई एल है ये, और वहीं पर ये ई आर शो कर रहा है ये. तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ये.
तो ये था EL, ये है ER, और इनका रिजल्टेंट है ये रहा E, और इधर है I0, तो इनका फेज कितना हो गया 5। ओके, तो फिर से वही चीज है, O A K, और इधर इसको L ले लिया। चलो ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, tan of phi। From this phase diagram, tan of phi will be equal to AK upon OA, AK upon OA, और AK क्या है, वो OL के इक्वल है, अपॉन OA, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EL by ER, और we can say tan phi is equal to XL by, तो tan phi इधर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक और मैं सर्किट बता दूं, AC सर्किट containing resistance and capacitance, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, अब हमने क्या निकाल दिया, इंडक्टेंस निकाल दिया, तो आपको ऐसे रेजिस्टेंस लगा दो, कैपेसिटेंस लगा दो, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दो, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये कैपेसिटेंस सी हो गया। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, आप ईएल को इग्नोर कर दोगे, तो ईएल को इग्नोर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जेड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर था, एक्सएल को जीरो पुट करोगे तो क्या रह जाएगा, माइनस एक्सी का स्क्वायर, दैट विल बी एक्सी का स्क्वायर, तो इंपीडेंस आ जाएगी ये। और वहीं पे अगर इस केस में हम फेज डायग्राम बनाना चाहें तो फिर से मैं एक फेजर डायग्राम बना देता हूँ। तो अगर मैं इसमें अब फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ, तो अगर मेरा करंट इधर जा रहा है तो ई आर इधर होगी, और वहीं पे हमारे पास जो ईसी होगी वो नीचे होगी। तो इनका हम अगर अब एक पैरेललोग्राम पूरा कर लें, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, और रिजल्टेंट जो है वो ये आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आ जाएगा ये रहा, दिस इज द रिजल्टेंट ई नॉट, and this will be the angle phi, so it will be that current will lead। तो tan phi की वैल्यू अगर निकालनी हो तो आप अगर ये नेगेटिव नीचे में लोगे तो माइनस एक्सी बाय आर ले लोगे, तो ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है कि आपका जो करंट है वो लीड करेगा ईएमएफ को इन अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो दिस वाज इट विद दीज टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आप डिटेल में आराम से कर लेना। हमने आरएलसी सर्किट डिस्कस कर लिया, आरएलसी सर्किट में हमने क्या किया, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा दी, कैपेसिटेंस को छोड़ दिया, तो कैसा हमारे पास बनेगा, तो इंपीडेंस ये बनेगी हमारे पास।